राधे राधे भाई सभी को। अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक नियोजन के बारे में, है ना। अब उस लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ में बताया था कि आगे हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम आर्थिक नियोजन की बात करते हैं यानी किसी भी राष्ट्र जब वह उसके आर्थिक विकास की बात करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, नियोजन करना पड़ेगा। और उस नियोजन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है जो हमारे देश में स्टार्टिंग से हमने अडॉप्ट की थी वो क्या है, पंचवर्षीय योजना है। उन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के। इससे आगे के जो 2-3 लेक्चर हैं उसमें अपन पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो, जब हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं तो हमारे देश में सबसे पहले 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दी गई थी। अच्छा, यदि हम बात करते हैं भाई प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजना 5 साल का प्लान हुआ करता था कि किस तरीके से अपने को 5 साल तक किसी एक सेक्टर में रहते हुए या किसी एक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए उसमें किस प्रकार से विकास करना है, इसके लिए एक मॉडल तैयार किया जाता था 5 साल का, है ना। उसे क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना करते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, क्षेत्रवाद विकास करना है ना, क्षेत्र को ध्यान में रख के विकास करना है। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ये 1951 से लेकर 1956 तक। कब? 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई। अच्छा, मॉडल कौन सा था? क्या मॉडल, है ना, किसने मॉडल दिया था प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का? तो मॉडल था इसका हेराल्ड डोमर, या कहीं कहीं दूसरा नाम भी आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनके भी कुछ पॉइंट थे इसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, मॉडल पर ये आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना। अब देखो, उद्देश्य क्या था इस परियोजना का, है ना। उद्देश्य था पंचवर्षीय योजना का भाई कृषि सेक्टर में जो एग्रीकल्चर है उस सेक्टर में अपने को ध्यान देना है। अब कृषि सेक्टर में ही क्यों, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों? देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या किसी काम में यदि कार्यरत थी तो वो एग्रीकल्चर था। कृषि बेस हमारी इकोनॉमी थी, तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा अपने को काम करने की ज़रूरत थी। इसलिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए योजना लाई गई। अच्छा, इस कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या काम किया सरकार ने? तो 3 बहुउद्देशीय परियोजना लेके आई। क्या? 3 बहुउद्देशीय परियोजना, है ना। अब बहुउद्देशीय परियोजना मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे नदी हुई, नदी के ऊपर डैम बना दिया, वहाँ सिंचाई भी चल रही है, आपकी पेयजल की व्यवस्था हो रही है, उसके अलावा मछली पालन भी हो रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है ना। तो बहुउद्देशीय परियोजना यानी काफ़ी उद्देश्य उसमें समाहित हो गए। अच्छा, 3 बहुउद्देशीय परियोजना थी, कौन कौन सी थी? एक थी भाखड़ नागल परियोजना। कौन सी? भाखड़ नागल परियोजना। कहाँ पर? पंजाब में, है ना। कहाँ पर? पंजाब में। किस नदी पर थी? सतलज नदी पर थी। कौन सी नदी है? सतलज नदी पर थी, ठीक है। दूसरी योजना थी आपकी हीराकुंड परियोजना। कौन सी थी? हीराकुंड परियोजना, है ना। कहाँ पर थी हीराकुंड परियोजना? उड़ीसा में। कहाँ पर थी? उड़ीसा में। अच्छा, किस नदी पर है? महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है, ठीक है। इसके बाद कौन सी योजना है? इसके बाद योजना थी आपकी दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। अच्छा, कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल की थी। कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई। अच्छा, कौन सी नदी थी? दामोदर नदी पर, है ना, स्थापित की गई, है ना। तो देखो, ओवरऑल देखो, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखनी है? ये जो उड़ीसा जो राज्य है इसमें महानदी बहती है, और महानदी क्या है, ये एक तरीके से उड़ीसा का शोक कहते हैं इसको। इसीलिए अब उड़ीसा का शोक क्योंकि जब वर्षा मानसून होता है, मानसून के समय इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवक होती है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। अब इस पर डैम बना दिया। कौन सा डैम बना दिया भाई? हीराकुंड परियोजना बना दी, हीराकुंड बांध बना दिया। इससे क्या 2 चीज़ें कंट्रोल हो गई, एक तो पेयजल की, सिंचाई की वगैरह इनकी व्यवस्था हो गई, ऊपर से जो बाढ़ को नियंत्रित किया गया, है ना। तो उड़ीसा का जो शोक किसको कहा गया? महानदी, तो उस पर हीराकुंड परियोजना बना दी गई। पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते थे? दामोदर नदी को कहते थे ना, तो उस पर भी दामोदर घाटी परियोजना स्थापित कर दी गई। तो इस तरीके से 3 परियोजनाएं बनाई गई।
भाखड़ा नागल परियोजना जो कि पंजाब में है, सतलज नदी पर है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में जो कि महानदी पर है। और दामोदर घाटी परियोजना जो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर स्थापित की गई। तो इस तरीके से जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी पूरे तरीके से कृषि पर आधारित थी। अच्छा, इसके अलावा 1952 में क्या सांप्रदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाए गए जो कि प्रोत्साहन देते थे ना। तो इस तरीके से प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही। इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला हमको कि यार और भी अच्छा काम कर सकते हैं इसी क्षेत्र में, इसी पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, है ना। अब जो दूसरी योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका क्या उद्देश्य रखा गया है ना। देखो, अब केवल कृषि से तो सब चीज़ें हो नहीं सकती, देश में विकास हो नहीं सकता, इंडस्ट्री भी तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ना। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अच्छा कब से कब तक चलाई गई, वो 1956 तक हो गई थी। ये 1956 से लेकर 61 तक 5 साल हो गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली। अच्छा, मॉडल कौन सा था, है ना। मॉडल था आपका पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस कौन सा, पीसी महालनोबिस मॉडल, इनके मॉडल पर आधारित थी ये परियोजना। अच्छा, उद्देश्य क्या था भाई, उद्योगों पर ध्यान दिया गया ना, उद्योगों को स्थापित करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। अच्छा, कौन कौन से उद्योग स्थापित हुए, देखो 3 उद्योग स्थापित हुए। कौन से, लौह इस्पात उद्योग, कौन से, लौह इस्पात उद्योग। अब देखो बेसिकली बात ये है जनाब कि जब हम लौह इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो हमारे देश में लोहा प्रचुर मात्रा में है ना। अब उस लोहे से इस्पात बनाने के लिए उद्योग स्थापित किए गए। अब लोहे से इस्पात कैसे बनता है, देखो जब हम खनन के रूप में देखते हैं तो प्योर रूप से खनिज के रूप में लोहा मिलता है। बोला कि इस लोहे में यदि आप कार्बन मिला दोगे तो स्टील बन जाता है। क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है, जिसे हम इंग्लिश में इस्पात कहते हैं। तो उसी प्रकार के कारखाने स्थापित किए लोह इस्पात उद्योग। कितने स्थापित किए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, 3 लोह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। कौन कौन से, एक था आपका भिलाई लोह इस्पात उद्योग। कौन सा था, भिलाई लोह इस्पात उद्योग। कौन सा था, भिलाई लोह इस्पात उद्योग। कहाँ पर था, छत्तीसगढ़ में था। कहाँ पर था, छत्तीसगढ़ में था, है ना। अच्छा, इसके बाद कौन सा था, इसके बाद आपका दुर्गापुरा लोह इस्पात उद्योग। कहाँ पर था, ये आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर था, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, एक था आपका राउरकेला लोह इस्पात उद्योग। कहाँ पर था, ये आपका उड़ीसा में था, है ना। तो इस तरीके से 3 लोह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। भिलाई लोह इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ में, ये रूस के सहयोग से हमने स्थापित किया था, क्योंकि उस समय इतनी अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि अपन खुद इतने डिपेंडेंट हों, हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था। दुर्गापुरा लोह इस्पात उद्योग की बात करें तो ये हमने ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। और जब राउरकेला लोह इस्पात उद्योग की बात करते हैं जो उड़ीसा में स्थापित किया था, ये हमने जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया, है ना। तो इस प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें लौह इस्पात उद्योग यानी कि उद्योगों को ध्यान में रख करके जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना उस पर काम किया गया। कब तक, कब से कब तक है ये योजना, 1956 से लेकर 61 तक। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे, 3 कारखाने स्थापित हुए ना। इसके साथ इसमें एक काम और हुआ, कौन सा, एक मॉडल आया था, कौन सा, कंपनी अधिनियम आया था। कौन सा, कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 1956, है ना। ये कंपनी अधिनियम है 1956 की। देखो, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित है तो उसमें कंपनियों की तो महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में कंपनियां होंगी तभी तो देश का विकास होगा। तो उस देश में विकास करने के लिए कंपनी एक्ट आ गया। इस एक्ट के में ये जो एक्ट है, अब मैंने आपको पिछला जो लेक्चर बताया था जिसमें मैंने आपके बैंकिंग पढ़ाया था, तो उस बैंकिंग में मैंने काफ़ी इसके बारे में चर्चा भी की, बहुत बार इसका नाम भी आया, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। यानी कि जो व्यक्ति बिजनेसमैन बनना चाहता है, जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, तो यदि कोई कंपनी स्थापित करेगा तो उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए उसे कंपनी एक्ट के तहत ही उसको काम करना पड़ेगा और इसी के तहत उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। बाद में जाके क्या हुआ कि इसमें संशोधन किया गया 2013 में। 2013 कंपनी एक्ट संशोधित किया गया और इसको 1 अप्रैल 2024 को फिर लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2014 को इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंपनी एक्ट है इसको बाद में और संशोधित किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से द्वितीय पंचवर्षीय योजना उसमें ये काम हुए। अगर हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, अब ये योजना जो है ना द्वितीय पंचवर्षीय, ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रही, इसलिए फिर और ज़्यादा मोटिवेशन आ गया कि यार ऐसे तो अब और ज़्यादा देश का विकास हो सकता है। इसलिए जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक, 1961 से लेकर 66 तक चली, है ना। अब जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इस पंचवर्षीय योजना में भाई कृषि को भी महत्वपूर्ण माना गया कि बोले कृषि भी चाहिए और उद्योग भी चाहिए ना, दोनों को ध्यान में रखकर उद्देश्य बनाए गए।
अच्छा, मॉडल कौन सा था? मॉडल था आपका सुखमें चक्रवर्ती मॉडल, सुखमें चक्रवर्ती मॉडल, है ना। इन्होंने ये मॉडल दिया था, सुखमें चक्रवर्ती मॉडल। ये मॉडल दिया, कृषि और उद्योग दोनों को ध्यान में रखकर ये तृतीय पंचवर्षीय योजना लाई गई। अच्छा देखो, अब ये योजना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? इसके 2-3 कारण हैं। क्योंकि हमारा देश उस समय युद्धों में उछल चुका था, जिसमें 1962 का युद्ध है, जिसमें भारत चाइना युद्ध की बात करते हैं, भारत चीन युद्ध की बात करते हैं। फिर 1965 का युद्ध है, जिसमें हम भारत पाक युद्ध की बात करते हैं, भारत पाक युद्ध की बात करते हैं ना। 2 युद्ध हुए थे, जिसके कारण क्या है, ज़्यादा इकोनॉमिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए योजनाओं में ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाए। उसके साथ साथ एक घटना और हुई 1966 में, अकाल की स्थिति आ गई। हमारे पास खाने तक के लिए गेहूँ नहीं था। तो जब आदमी के पास खाने तक के लिए गेहूँ नहीं है, तो देश के विकास के लिए तो फिर क्या ही करेगा, है ना। वो योजनाएं बना रहा है, उनमें कहाँ से पैसा लाएगा? देश में खाने के लिए गेहूँ नहीं है ना। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि ये जो योजना है पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर भी इसमें एक काम हुआ, ये लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। कौन सा? बोकारो लौह इस्पात उद्योग, है ना। कहाँ पर है ये? झारखंड में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? झारखंड में बोकारो लौह इस्पात उद्योग तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इन 3 कारणों की वजह से ये योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। यहाँ से क्या हुआ, अब देखो, जब अकाल वाली कंडीशन आई ना 1966 में, कि देश में खाने के लिए गेहूँ तक नहीं है, चावल तक नहीं है, तो हमने क्या किया कि हमने अमेरिका से बात किया। अमेरिका उस समय थोड़ा पक्ष में था। हमने कहा कि भाई अमेरिका वालों, हमको गेहूँ दे दो, हम आपको पैसा दे देंगे। तो उन्होंने जो गेहूँ दिया ना, वो जो शुगर खाते हैं ना, उस गेहूँ को हमारे पास भेजा, हम लोगों को खाने के लिए भेजा। क्योंकि निम्न जाति का तो अपने को समझती हैं, निम्न कैटेगरी का अपने को समझती हैं, है ना। ये तो अंग्रेज लोगों की शुरू से आदत रही है, ठीक है। तो ओवरऑल बाद में देखा गया, बाद में परखा गया, तो हमको ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि यार इस दुनिया में अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर ही काम किया जा सकता है। अपन को किसी के पक्ष में नहीं झुकना, किसी के, है ना, किसी की चापलूसी नहीं करनी एक तरीके से। उसके बाद हमारी जो योजना है, वह चौथी योजना ना आकर, चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं आई 1966 के बाद, है ना। क्योंकि इतना पैसा नहीं था सरकार के पास जो 5 साल का मॉडल बना सके। तो क्या किया गया, इसमें एक योजना अवकाश आया। क्या आया? योजना अवकाश। क्या आया? योजना अवकाश। अच्छा, कब से कब तक आया ये? 1966 से लेकर 69 तक, है ना। ये 3 साल का योजना अवकाश था। अब इस योजना अवकाश में हुआ क्या कि 1966, 67, 68 और 69, इन 3 सालों में एक एक साल के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते कि भाई ठीक है, 1 साल के लिए 1966, 67 में, फिर 67, 68 में, और फिर 68, 69 में। इस तरीके से एक एक साल के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए गए, और कब तक? 3 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए, है ना। तो इस तरीके से योजना अवकाश आई। इसमें हुआ काम क्या हुआ? देखो, इसमें एक तो था हरित क्रांति, है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए एक अलग से लेक्चर लेंगे, तब और ज़्यादा इसको समझेंगे। देखो, जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं, तो हरित क्रांति के आज फ़ायदे भी थे, तो आज हम इसके नुकसान भी देखते हैं ना। क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो उर्वरक आज हमारे खेतों में हम वो यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हरित क्रांति की देन है, जिनके आज परिणाम भुगत रहे हैं। आज जब हम किसान आंदोलनों को देखते हैं, जिसमें आपने कभी सोचा कि यार इन किसान आंदोलनों में केवल पंजाब हरियाणा के लोग ही क्यों शामिल हैं? यार यूपी का क्यों नहीं है, बिहार का किसान शामिल क्यों नहीं है, एमपी का किसान शामिल क्यों नहीं है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है हरित क्रांति, है ना। तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे जब एक लेक्चर इसके लिए अलग से लाया जाएगा, है ना। तो ओवरऑल हरित क्रांति लाई गई, 1966 में लाई गई। अच्छा, भारत में ये हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन। और यदि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग, है ना। तो ये 2 महत्वपूर्ण नाम है, इन दोनों को याद रखना। भारत में कौन? एम एस स्वामीनाथन। और वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से ये योजना अवकाश आई, है ना। इसके जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था पंचवर्षीय योजना का, वो कहीं ना कहीं टूटा। 5 साल का बीच में, 3 साल का बीच में गैप आया। उसके बाद फिर से हम पटरियों पे आते हैं, और बाद में फिर ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना आती है। कब से कब तक? लेकर 1969 से लेकर 74 तक, है ना। अब आगे जो योजना है, चौथी, पाँचवीं, छठी, इनके बारे में आगे बात करेंगे आगे के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।